गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं अशोक के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में कुछ बातें करूंगा, कुछ चर्चा करूंगा। वैसे मेरा वो एंशिएंट इंडियन सीरीज तो चल ही रहा है, बीच बीच में ऐसे मैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आऊँगा आपके सामने, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ़ायदा हो सके। जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं एग्जामिनेशन के लिए, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उसे भी डिस्कस करूंगा। तो आज हम अशोक के धम्म पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अशोक को अशोक महान, अशोका द ग्रेट कहा जाता है। तो अशोका द ग्रेट उसे क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि उसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था? ऐसी बात नहीं है। साम्राज्य का विस्तार तो उससे पहले हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। अशोक तो पूरे अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। उसके अलावा किसी युद्ध के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो साम्राज्य विस्तार की वजह से हम उसको अशोका द ग्रेट या अशोक महान नहीं कहते हैं, बल्कि उसने एक अलग अप्रोच लेकर आया, एक शांति का संदेश लेकर आया। वो शांति का संदेश जो बाद में भी एक भारत का एक मूल मंत्र बना और अपने धम्मा के द्वारा उस शांति के संदेश को पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी प्रचारित करने का प्रयास किया। तो इस वजह से हम उसको अशोक महान कहते हैं, अशोका द ग्रेट कहते हैं, साम्राज्य के विस्तार की वजह से नहीं। अब अगर हम उसके धम्मा पर बात करें तो सबसे पहली बात है कि क्या धम्मा कोई धर्म था, या अगर धर्म नहीं था तो क्यों नहीं था? धर्म नहीं था तो क्या था? धम्मा एक पाली शब्द है। संस्कृत में इसको धर्म, और अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसको रिलीजन, और ग्रीक में करें तो वर्चू कहेंगे। लेकिन धम्मा वाज नॉट अ प्रॉपर रिलीजन। इट इज अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। धम्मा कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आचार संहिता थी जो उस समय की मांग थी। अशोका का जो एज है, उस समय की एक मांग थी कि इस तरह के एक सामाजिक आचार संहिता को लाया जाए जो उस समय के समाज के लिए और साम्राज्य के लिए, दोनों के लिए हितकर हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अशोक ने धम्मा की पॉलिसी को अपनाया, उसे प्रचारित किया, लोगों के बीच उसको विकसित किया। अब अशोक जो ये पॉलिसी लाया, जो देखने में रिलीजियस है बट विथ अ पॉलिटिकल टोन, इट इज नॉट प्योरली रिलीजियस, इट इज अ पॉलिसी विथ पॉलिटिकल टोन। एक पॉलिटिकल टोन के साथ ये पॉलिसी आई है। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या थे? वो जो सर्कमस्टांसेस थे और जो बैकग्राउंड था जिसकी वजह से अशोक ने धम्मा की पॉलिसी लाई, उस पर भी कुछ हम विचार कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि अशोक का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही अलग था। अगर मौर्यन एम्परर्स को हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले वो भगवतीज्म को मानता था और बाद में उसने जैनिज्म को अपनाया। बिंदुसार एक आजीवक था। अशोक भी पहले शैवाइक था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। जैसा कि कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि ये एक डिबेटेबल बात है कि कलिंग युद्ध का प्रभाव पड़ा या कुछ और भी प्रभाव पड़ा। जब हम मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे तो इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि वो शैवाइक था। महावंश के से पता चलता है कि पहले वो शैवाइक था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। एक तो ये बात है। तो एक ट्रांजिशन, एक बदलाव हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर में ही। दूसरी बात कि अशोक तक्षशिला का गवर्नर रहा था, एंड तक्षशिला was supposed as a meeting point of different thought and different religion. तक्षशिला विभिन्न प्रकार के विचारों का, विभिन्न प्रकार के धर्मों का एक मिलन स्थल माना जाता है। वहाँ एक लिबरल इन्वॉल्वमेंट था, तो उस लिबरल इन्वॉल्वमेंट का भी प्रभाव अशोक पर पड़ा था। इसके अलावा जो अशोका की माँ थी, ग्रीक प्रिंसेस, वो
ग्रीक की प्रिंसेस थी, तो उनकी भी अपनी एक अलग विचारधारा थी, तो उनका भी प्रभाव अशोक पर पड़ा था। तो हम देखते हैं कि अशोक पर विभिन्न विचारों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न तरह के इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ा था, और इसके फलस्वरूप वो एक नई सोच लेकर आने में कामयाब हुए। एक और विचार करने वाली बात है कि अशोका के टाइम तक जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर हैड ए डाइवर्स नेचर। बहुत तरह के सेक्टेरियन ग्रुप थे, बहुत तरह के धर्म मानने वाले लोग थे, मर्केंटाइल कम्युनिटी था, वो भी डेवलप हो गया था, गिल्ड पावरफुल हो गए थे। सो देयर वाज अ टेंशन इन द सोसाइटी एंड देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू थॉट, न्यू रिलीजियस बिलीफ which can make peace in the society। समाज में शांति बनी रहे, शांतिपूर्ण एक साम्राज्य चले, इसके लिए ये जरूरी था कि कुछ नए विचारों को लेकर आया जाए। और इन्हीं परिस्थितियों के बैकग्राउंड में अशोक ने धम्मा की पॉलिसी को लाया। जैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि धम्मा वाज ए कल्मिनेशन ऑफ द डेस्पोटिक थॉट ऑफ अशोका। अशोका का जो एक डिस्पोटिक थॉट था, एक पैटर्नल डिस्पोटिक विचारधारा को लेकर आया था, और वो एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर आया था, और कंसेशन के रूप में उसने बहुत सारे वेलफेयर वर्क किए थे ताकि लोग उसके डिस्पोटिक विचार को अच्छी तरह से अपना लें और वो शांतिपूर्वक शासन कर सके। तो ये सारे बैकग्राउंड्स थे, ये सारी सोच थी अशोक की, जिसके तहत उसने एक नई विचारधारा, धम्मा जिसको कहते हैं, उसको लेकर आया और लोगों में उसको प्रसारित किया। अब रही बात कि क्या वो रिलीजन है। रिलीजन के लिए जो कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ आवश्यक चीज होते हैं, वो हम धम्मा में नहीं पाते। जैसे देयर वाज नो एनी गॉड, देयर वाज नो एनी स्क्रिप्चर, देयर वाज नो एनी प्रिस्ट। कोई एक पुजारी या कोई धर्म ग्रंथ पर्टिकुलर धम्मा के लिए या कोई गॉड नहीं है। तो एक प्रॉपर जो रिलीजन की बात होती है कि उसमें वो एक रिलीजन था, तो रिलीजन के लिए जो कुछ प्री रिक्विजिट्स एलिमेंट्स हैं वो हम उसमें नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको धर्म नहीं कर सकते हैं। कुछ इतिहासकार उसको बुद्धिज्म कहते हैं, लेकिन हम बुद्धिज्म से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जैसे भब्रू इंस्क्रिप्शन है जिसमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और दिग्ध निकाय की बातें कही गई है, बट भब्रू इंस्क्रिप्शन वाज out and out a Buddhist inscription, not a Dhamma inscription. And there is also no reference of nirvana in Dhamma. Dhamma में निर्वाण की बात भी नहीं की गई है, इसलिए हम उसको पूरी ये भी नहीं कह सकते, जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो बुद्धिज्म का ही एक रूप है, बल्कि वो बुद्धिज्म का रूप नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक आचार संहिता है जो उस समय के डिमांड के हिसाब से अशोक के एज की वो जरूरत थी, इसलिए उसको लाया गया। अब अगर हम धम्मा के फीचर्स की बात करें, उसको एनालाइज करें, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नॉर्मली 4 फीचर्स उसके माने जाते हैं: नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड वेलफेयर वर्क फॉर द पीपल। ये 4 चीजें हैं जो धम्मा के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम नॉन वायलेंस की बात करें, तो नॉन वायलेंस की जहाँ तक बात है, तो नॉन वायलेंस वाज ए डिमांड ऑफ दैट टाइम। अशोक जो धम्म विजय की बात करता है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है, तो इसके पीछे का एक रीजन है कि देयर वाज नो एनी नीड ऑफ एक्सपेंशन नाउ, देयर वाज नो एनी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन नाउ। अब एक्सपेंशन का स्कोप नहीं था, देयर वाज ए नीड ऑफ कॉन्सोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। साम्राज्य को संगठित करके उसको स्टेबल करके चलाना आवश्यक था, और उसके लिए जरूरी था कि नॉन वायलेंस की थियरी को अपनाया जाए, बिकॉज देयर वाज ए थ्रेट ऑफ रिवोल्ट। अशोका के चंद अब ये लग रहा था कि एक रिवोल्ट का थ्रेट था। अब चूंकि एक्सटेंशन बहुत हो चुका था, मे भी उस तरह उस समय बहुत डाइवर्स नेचर था, अलग अलग
सेक्टेरियन ग्रुप्स थे, तो हो सकता है कि कुछ रिवोल्ट हो, तो उसके लिए जरूरी था कि नॉन वायलेंस की थियोरी को लोगों में फैलाया जाए, लोगों को नॉन वायलेंट बनाया जाए, ताकि साम्राज्य को शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि अशोक पूरी तरह से नॉन वायलेंट हो गया था। नो, अशोक पूरी तरह से नॉन वायलेंट नहीं हुआ था। और दो उसने कुछ लिस्ट जारी किए हैं कि इन एनिमल्स के इनका इनको किल नहीं किया जाएगा, इनको मारा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं एनिमल्स उस लिस्ट में। इसका मतलब है कि वो प्योरली नॉन वायलेंस को नहीं अपनाता था। उसके किचन में 2 पिकॉक और 1 डियर रोज मारे जाते थे। हालांकि वो कहा था कि धीरे धीरे ये बंद कर दिया जाएगा। अशोका नेवर डिस्बैंड द आर्मी, उसने आर्मी को डिस्बैंड नहीं किया था। जो कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड जो दिया जाता था, उसको बंद नहीं किया गया था। जो 13वां शिलालेख है उसमें वो थ्रेटन करता है आर्टविकों को, जो फ्रंटियर में जंगल में लोग रहते थे, ट्राइबल ग्रुप्स, उनको वो थ्रेटन करता है। और ये थ्रेटन करना क्या दर्शाता है कि वो एक शक्तिशाली राजा है और अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी ताकत का उपयोग भी कर सकता है। तो लोगों में एक ऐसी विचारधारा जाए, एक अहिंसा की विचारधारा जाए, ताकि लोग हिंसक ना हो और समाज में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और सुचारू रूप से शासन ढंग को चलाया जा सके। इसलिए नॉन वायलेंस की थियोरी को वो धम्मा का एक स्पेशल फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर बनाता है। दूसरा जो फीचर है रिलीजियस टॉलरेंस का। 6th सेंचुरी BC से ही बहुत सारे सेक्टेरियन ग्रुप डेवलप हुए थे। मोर 62 सेक्टेरियन ग्रुप डेवलप हुए हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके अलावा भी आजीवक, लोकायत, बहुत सारे सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं। एंड समटाइम्स देयर वाज कन्फ्लिक्ट अमंग द सेक्टेरियन ग्रुप्स। इस सेक्टेरियन ग्रुप्स के में कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता था और इससे भी एक शांति भंग होती थी और साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी होती थी। इस चीज को भी सप्रेस करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अशोक ने रिलीजियस टॉलरेंस का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि ब्रह्मनाज को श्रमनाज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, श्रमनाज को ब्रह्मनाज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे रिलीजन, दूसरे सेक्टेरियन जो बिलीफ है, थॉट है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस प्रकार एक हार्मोनी लाने का प्रयास उसने किया, एक टॉलरेंस को डेवलप करने का प्रयास किया, ताकि लोगों के समाज में एक हार्मोनी बनी रहे। तो ये उसका धम्मा का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, रिलीजियस टॉलरेंस। तीसरे फीचर की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। ये माना जाता है, या कुछ लोग स्कॉलर्स का मानना है, कि अशोक के टाइम तक आते आते सोसाइटी केम इन एट अ पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट। सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसमें एक टूट हो रही थी, समाज टूट रहा था, बिखर रहा था। तो जरूरी था कि एक हेल्दी सोसाइटी बनाया जाए, और हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए कुछ बिहेवियरल चेंज लाया जाए, कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाएं ताकि समाज एकजुट रहे। और इसलिए अशोक कोड ऑफ कंडक्ट कुछ जारी करता है, लोगों में एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रचारित करने का प्रयास करता है, जिसमें यहाँ तक कि सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात की जाती है। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। गुरु शिष्य के बीच में क्या रिश्ता रहेगा, रिलेटिव्स क्या रिलेशन रहेगा, इन सारी चीज़ों की वो बात करता है, ताकि समाज में एक स्टेबिलिटी आए और एक हेल्दी सोसाइटी बने। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है धम्मा का। चौथा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वेलफेयर वर्क। आम जनता के लिए ये जरूरी है, आम जनता के विश्वास को जीतने के लिए जरूरी है कि राजा कुछ वेलफेयर वर्क करे, और राजा का जो इमेज है वो एक वेलफेयर का इमेज हो। और अशोक ने एक पैटर्नल मोनार्की का कंसेप्ट दिया था, तो इसलिए भी जरूरी था इसके लिए कि एक वेलफेयर का नेचर उसका सामने, लोगों के सामने आए, और लोगों को लगे कि यस, ये राजा जो है वो लोगों के हित की बात करता है, सोचता है। और इसके लिए उसने बहुत सारे वेलफेयर
वर्क किए, जैसे सड़कों को बनवाया, सड़क के दोनों किनारे वृक्ष लगवाए, कुछ रेस्ट हाउसेस बनाए, वेल बहुत सारे वेल्स खुदवाए गए। इसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर में पहली बार ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए गए। तो ये वेलफेयर वर्क के काम किए उसने किए, जो धम्मा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं धम्मा के, जिनके आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें कहीं भी हमको ये नहीं लगता है कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मैसेज जा रहा है, बल्कि ये एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जो उस समय के पॉलिटिकल डिमांड थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, साम्राज्य को स्टेबल रखने के लिए, साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जरूरी था कि इस तरह की एक सोच लेकर आई जाए। इसके पीछे कोई रिलीजियस थॉट नहीं थी, बल्कि समाज एक, इसको हम अगर कहें तो एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है अंडर अ पॉलिटिकल इथॉस। वैसे रमला थापर का मानना है कि अशोक का जो धम्म है वो उसकी अपनी एक निजी विचार थी, लेकिन कुछ ग्रंथों के हिसाब से ऐसा लगता है, उनका जो कहना है कि बौद्ध धर्म से कुछ विचार वो ली गई थी। जैसे कुछ बौद्ध ग्रंथों की वो चर्चा करती हैं, दीघ निकाय के लक्षण सूत्र, फिर राहुलोवाद सूत्र, धम्मपद, इन सब की वो चर्चा करती हैं। और उनका तो ये मानना है कि राहुलोवाद सूत्र जो है उसी से धम्म की परिभाषा ली गई है। अगर हम धम्म के रेफरेंस की बात करें तो अशोक के जो दूसरे और 7वें शिलालेख हैं उसमें वो धम्म के बारे में कुछ बातें करता है कि धम्म क्या है, दया है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, मधुर व्यवहार करना, पाप रहित होना, इन सारी चीज़ों की बातें वो करता है। तो हम वहाँ इसका रेफरेंस पाते हैं। तो इस तरह के धर्म के रेफरेंस मिलते हैं। अगर हम देखें कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया, तो धर्म को प्रसारित करने के लिए उसने कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए थे, जैसे धम्मयुक्ता, धम्म महामात्रा। ये ऑफिशियल्स धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे और धम्म महामात्रा का मुख्य काम वेलफेयर वर्क था और वेलफेयर वर्क के थ्रू वो धम्म का प्रचार भी करता था। यहाँ तक कि धम्म मिशनरीज भी वो भेजता है। ग्रीक में धम्म मिशनरी भेजा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वो एक फ्रंटियर पर, एक बॉर्डर पर, एक फ्रंट पर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई युद्ध ना हो, इसलिए वहाँ वो एक धम्म मिशन भेजता है ताकि एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सके अपने पड़ोसी देशों से। तो ये धर्म की बात है। ऐसे बौद्ध धर्म के प्रचार में तो उसका बहुत ही रोल है। वो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को सिलोन भेजता है, जिसको अब श्रीलंका कहते हैं, और बौद्ध धर्म का भी उसने बहुत प्रचार किया। लेकिन धम्म के प्रचार के लिए भी हम देखते हैं कि उसकी चर्चा वो शिलालेखों में करता है, धम्मयुक्ता को नियुक्त करता है, धम्म महामात्रा को नियुक्त करता है। और अगर हम देखें उसकी सफलता की बात करें, धम्म की नीति की सफलता की बात करें, तो ऐसा लगता है कि वो अपने धम्म की नीति को लागू करने में, उसको लोगों तक प्रसारित करने में पूरी तरह से सफल रहा है। इसलिए कि अशोक के टाइम में हमको कोई भी बड़ा रिवोल्ट नजर नहीं आता, किसी भी रिवोल्ट की चर्चा नहीं होती है। और उसका मूल उद्देश्य भी यही था कि समाज स्टेबल रहे, एक शांतिपूर्ण वातावरण रहे, एक हार्मोनियस रिलेशन लोगों के बीच रहे, एक हार्मोनी रहे। तो उस हार्मोनी को बनाए रखने में वो कामयाब होता है। तो हम कह सकते हैं कि अशोकन धम्मा जो है वो एक सक्सेसफुल पॉलिसी थी। और इसी धम्मा की वजह से हम अशोक को ये कहेंगे कि अशोका वाज द ग्रेट एम्परर। अशोक एक महान सम्राट था, ना कि विजय अभियान की वजह से। ये धम्मा, उसकी जो पॉलिसी है, एक वेलफेयर राजा का जो पोस्चर लोगों के सामने आता है, इसको देखकर हम कहेंगे कि अशोका वाज अ ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट टाइम। अशोक एक महान सम्राट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अच्छा लगे तो आप इसको देखिए और सजेस्ट कीजिए। फिर हम आएंगे कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर। थैंक यू अगेन।